समुत्सवे महानासित नृत्यगानपुरःसरः आनंदं परमं जगमुः सर्वे मुनिगणासुराः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को छोड़कर ये जितने ग्रह हैं उससे हम नवें और पंचम भाव में बैठे ग्रह की डिग्री से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो ग्रह कैसा हमारी कुंडली को फल देने वाला बन रहा है। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए, लाइव तो जरूर देखा करिए। रात्रि को 8:15 पे आता हूं, शनिवार को इसी चैनल पे। एक ग्रह को उदाहरण से समझते हैं, दो ग्रहों को उदाहरण से समझा दूंगा। आज का जो कार्यक्रम है वो आपको, जैसे कई बार होता है कि हम लोगों का जो फलादेश का तरीका होता है वो सिर्फ एक भाव पे केंद्रित हो जाता है कि भाई सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ बैठ गए तो ये आपको ऐसा फल करेंगे, जबकि भाव फल कथन जल्दबाजी में किया गया या रटा रटाया सिद्धांत होता है। वो प्रत्येक कुंडली पे एक जैसा ही घटित नहीं होता, मतलब एक जैसा ही फल देता है कोई। अब जैसे हमारी कुंडली में अगर लग्न में सूर्य बैठे हैं और आपकी कुंडली में भी अगर लग्न में सूर्य बैठे हैं तो भाव फल एक जैसा होगा, लेकिन स्पष्ट फल जो होगा वो बदल जाएगा। और फलादेश का जो तरीका कहता है कि स्पष्ट फल कथन ही करना चाहिए, भाव फल नहीं करना चाहिए कि ये ग्रह फला ग्रह यहाँ बैठ गया तो ऐसा फल करेगा। वो तो सबकी कुंडली में बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसमें लग्न में सूर्य बैठेंगे, या कोई भी ग्रह जिस भाव में आप चर्चा कर रहे हैं। तो स्पष्ट फल कथनकर्ता में जो बात आती है उसमें ग्रह से बहुत सारे भावों का विचार किया जाता है। ग्रह जहां बैठा वहां से पांचवा, वहां से नवा, वहां से तीसरा, जहां बैठा वहां से। इसमें एक बड़ा ही अद्भुत बेहतरीन सिद्धांत है, वो जो कहते हैं आचार्य कि आपकी कुंडली में जो ग्रह है, जैसे मैं मान लीजिए सूर्य की बात करता हूं, सूर्य, तो आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं वहां से पंचम घर की स्थिति, तो यहां से पंचम घर में अगर कोई भी ग्रह बैठा, जो ग्रह बैठा, मान लीजिए मैंने पंचम भाव में सूर्य से शनि को बिठा देता हूं, ठीक है। तो अब सूर्य का जो बल होगा वो कभी भी, अब मतलब कि यहां पे विचार करें कि सूर्य चूंकि पंचम भाव में बैठे तो ये संतान का होता है, यश का होता है, प्रतिष्ठा का है, क्रिएटिविटी का है, आपके पेट का है, पूर्व जन्म का है, प्रेम का होता है, दया, क्षमाशीलता, विवेक, विद्या, बुद्धि, सबका यहां से विचार किया जाता है। तो जातक की कुंडली में अगर किसी एक भाव में सूर्य बैठ गए तो उससे अब जब पंचम भाव की व्याख्या होगी तो सूर्य का फल इस पंचम भाव पर निर्भर करेगा। ग्रह सिर्फ जहां बैठा होता है वहीं का फल नहीं करता, जहां बैठा है वहां का, जहां देख रहा है वहां का, जिसके द्वारा देखा जा रहा है वहां से प्रभावित होता हुआ, वहां से तीसरा, वहां से चौथा, वहां से 12वां, वहां से दूसरा, वहां से 5वां, ये सब सम्मिलित होकर के ग्रह का एक फल तैयार करते हैं। जैसे आप मालपुआ बनाते हैं, मालपुआ में बहुत सारा व्यंजन पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, पता नहीं जो भी डालते हैं, दूध, चीनी, आटा, मैदा, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं और गैस पे चढ़ाते हैं, उसको एक निश्चित ताप देते हैं, उसको समय देते हैं, तब जाकर के आपका मालपुआ तैयार होता है। रसगुल्ला, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, उसे बेहतर करने के लिए अपना समय देते हैं, एक निश्चित ताप देते हैं, तब जाकर के वो फल कथन करता है। तो वैसे ही जो सूर्य का प्रतिफल होगा या किसी भी ग्रह का प्रतिफल, उससे 5वें और 9वें भाव को क्या कहता है। मूल सिद्धांत है कि अगर ये ग्रह, किसी भी ग्रह के 5वें भाव की जो स्थिति है, अगर वो 14 से 18 अंश, बढ़ा करके आप 20 भी कर सकते हैं, मतलब ग्रह अगर युवावस्था का है, और दूसरा लग्न के बराबर के मान का है। लग्न अगर मान लीजिए 15 अंश का, 0 से 6 अंश, या 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, ये ग्रह की 5 अंशात्मक स्थितियां होती हैं। जितने का लग्न बना है, 0 से 6 का बना है, उससे ऊपर का अगर ग्रह गया तो वो काफी मजबूत हो जाता है परिणाम देने में। लग्न के मान से नीचे है, उदाहरण सूर्य से पंचम भाव की स्थिति जो बनी, अगर उसमें डिग्री के हिसाब से 14 से लेकर 20, 22, 24 अंश तक अगर
शनि बैठे हैं और उतने ही के करीब का अगर लग्न बना है, मान लीजिए लग्न का मान 6 अंश से लेकर और 12 अंश के बीच है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और शनि भी लगभग इसी अंश के दूरी पे बैठे हैं, 6 अंश से 12 के बीच या 12 से 18 के बीच चले गए, लग्न का मान भी 12 से 18 के बीच है, लग्न का मान 18 से 24 गया, इधर शनि भी 18 से 24 के बीच में आ गए, लग्न का मान अगर 24 से 30 अंश के बीच गया और शनि भी 24 से 30 अंश के बीच आ गए, मतलब उनका जो साम्य है वो लग्न से बराबर का जा रहा है। तो इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी ये ग्रह जो जिस भाव से पंचम में गया उसका संपूर्ण फल देने में सक्षम हो जाएगा। लग्न से जैसे साम्य बना, ये एक अलग सिद्धांत होगा जिसकी तुलना आप लग्न से कर रहे हैं, लग्न से कंपेयर करके आपने ग्रह का फल कथन किया। और दूसरा अलग सिद्धांत है कि अगर ग्रह यहां युवावस्था में बैठा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 अंश से ऊपर गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से 20 तक, तो भी वो ग्रह संपूर्ण फल देने वाला होगा। कौन? ये शनि तो अपना संपूर्ण फल देंगे ही, ये सूर्य के भी बल को बढ़ा देंगे। और ये सूर्य अब कैसे फल करेंगे जातक के जीवन में? तो संतान, दाम्पत्य, प्रेम, बुद्धि, चरित्र, नैतिकता, पिता का संबंध, पिता का धन, स्वाभिमान, आत्माभिमान, इन सभी मामलों में अब जातक मजबूत हो जाएगा। समझ रहे हैं? इन सभी मामलों में जातक मजबूत होगा। इसको दूसरे ग्रह पे मैं रख के समझाता हूं। जैसे मैं सूर्य पे ये बात मैंने आपको बताई, अब इसको जरा चंद्रमा पे समझा देते हैं। चंद्रमा मान लीजिए यहां बैठ गए किसी की कुंडली में। अब यहां से आपको 5वें घर की स्थिति देखनी है, 9वां और 5वां दोनों। तो पंचम घर में मान लीजिए गुरु बैठ गए और गुरु 0 से 6 अंश के बीच बैठ गए। तो चंद्रमा से गुरु पंचम में बैठे तो हैं, लेकिन जिस फल का आप इंतजार कर रहे हैं वो शायद आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ग्रह की अवस्था उसे फल देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अब ग्रह वृद्ध है, मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, डिग्री के हिसाब से उसके पास वो बल नहीं है जो होना चाहिए एक सामान्यतया कुंडली में फल देने के लिए। अब होगा क्या कि चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव माता का होता है, मानसिक सुख का होता है, गाड़ी घोड़ों का होता है, परिवार का होता है, आपकी निद्रा का होता है। तो अब इन सभी विषयों का जो विचार होगा वो चंद्रमा से पंचम भाव के कमजोर गुरु जो होंगे ना, वो जातक के पक्ष को कमजोर कर देंगे और चंद्रमा अपना संपूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होंगे। तो ग्रह कहां से बैठा? ग्रह चतुर्थ में बैठा तो चतुर्थ से प्रभावित हुआ, और चतुर्थ में बैठा तो चतुर्थ से पंचम भाव का बल भी उसने कमजोर किया और मजबूत किया। क्यों? क्योंकि सामान्य जो पंचम में और नवम में बैठा ग्रह था वो कमजोर हो रहा था। ठीक उसी तरीके से अगर सूर्य से नवम भाव की ग्रह जो बैठे हैं नवम भाव में, अगर वो डिग्री के हिसाब से बलवान बैठा है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि उस जातक के जीवन में पिता का अभूतपूर्व योगदान, समाज का अभूतपूर्व फल उसे प्राप्त होगा। जबकि अगर वो ग्रह डिग्री के हिसाब से कम हो गया तो उसका सुख उसको कमजोरी से मिलेगा। आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं। अगर आपको इसको दूसरे और भी ग्रह से जैसे भाव से और भी स्पष्ट करता हूं, मान लीजिए चंद्रमा को तो आपने समझ लिया, गुरु से पंचम, चंद्रमा से पंचम का। हमें अगर मंगल का विचार करना है, मंगल को मैंने तीसरे भाव में बिठा दिया, क्योंकि मंगल कारक होते हैं तीसरे भाव के, भाई के कारक होते हैं, भाई बहन, छोटे भाई बहन के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, साहस, बल, धैर्य, धीरता के कारक होते हैं। अब मंगल अगर जन्म कुंडली में कमजोर हैं, 0 से 6 अंश के हैं, कमजोर हो गए, तो ये अपना बल तो कमजोर करेंगे, दूसरा उस भाव का बल भी कमजोर होगा, क्योंकि ग्रह जहां बैठा वहां से उसको संपूर्ण फल मिला नहीं। ये दूसरी बात हो गई। अगर मंगल अंश में कमजोर हो गए, बगल में गाड़ी वाले हैं, बहुत तेज चला रहे थे इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा। तो मंगल अगर अंश बल में कम हुए तो क्या होगा कि उसका बल उस भाव से कमजोर मिला। पहले तो वो भाव कमजोर हुआ क्योंकि उसमें एक ऐसा ग्रह बैठा जो अंश बल में उतना बलवान नहीं था। ये पहली बात हो गई। दूसरा कि वो ग्रह स्वयं जिस विषय का कारक होता है, अंशात्मक कमजोरी के कारण
फल देने में असमर्थ हुआ। अब वो फल देने में जब असमर्थ होगा तो क्या करेगा? कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको अशुभ परिणाम, मतलब जो अपने भाव का फल नहीं दिया वो अशुभ परिणाम भी दे सकता है, मतलब उसकी सामर्थ्य शक्ति में कमजोरी आ गई। और तीसरा क्या होगा कि मंगल से अगर पांचवें भाव का स्वामी भी, पांचवें भाव में बैठा ग्रह अगर कोई नहीं बैठा है तब तो कोई बात नहीं है, तब ये बात राशि पर निर्भर करेगी, जो एक अलग विषय होगा। लेकिन अगर मंगल से पंचम भाव में बैठा ग्रह डिग्री में 0 से 6 ये भी हो गया, ये भी कमजोर अवस्था को प्राप्त कर गया, तो मंगल टोटल डिमोलिश हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर मंगल जहां बैठे वहां से नवम घर में बैठा ग्रह अगर डिग्री के हिसाब से कम है, 0 से 6, 24 से 30, तो ये मंगल टोटल आपकी कुंडली में अपनी दशा काल में परिणाम नहीं करेंगे। अब भगवान, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये मैं क्यों बता रहा हूं। मेरे पास एक उड़ीसा से कुंडली आई थी, रघुनाथपुर जगह है उड़ीसा में, वहां से कुंडली आई जिसमें लग्न के अधिपति मंगल बनते थे, वृश्चिक लग्न की कुंडली थी। वहां मंगल लग्नेश होकर भाग्य भाव में बैठे थे, 0 से 5 अंश के बीच थे, शायद 0 से 5 या 5 ही अंश के बैठे थे। जातक को राहु की दशा चली, उससे पहले जब मंगल की दशा चली थी तो जातक ने शिकायत की कि मेरी कुंडली में तो मंगल लग्नेश होते हैं, पर फिर भी उन्होंने अपनी दशा काल में मुझे संपूर्ण फल क्यों नहीं दिया। मैंने उनको यही बात बताई थी कि आपकी कुंडली का मंगल लग्नेश जरूर है, बैठा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर समस्या यह है कि उसके पास डिग्री का बल नहीं है। दूसरा, उस मंगल के पास तो डिग्री का बल नहीं था तो उसने भाग्य को भी कमजोर किया, लेकिन उससे पंचम भाव में जो ग्रह बैठा था उसके पास भी डिग्री का बल नहीं था। याद करिए, मैंने एक कार्यक्रम बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, महीने भर पहले, कि पाचक ग्रह कौन होता, पाचक भाव, जन्म कुंडली का लग्न जो होता है वो नवम भाव का पाचक होता है, वृद्धि करने वाला। मतलब अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर कोई ग्रह बलवान हो के कितना ही क्यों ना बैठा हो, अगर लग्न में बैठा ग्रह कमजोर है तो भाग्य का बल कमजोर हो जाएगा। मतलब भाग्य भाव में जो ग्रह बैठा उससे पंचम घर का बल या उस भाव में बैठा ग्रह अगर डिग्री के बल से कमजोर है तो वो भाग्य को बलवान नहीं बनने देगा, वो कमजोर हो जाएगा। इस वजह से हम जब कभी भी फल कथन करने चलें तो उस भाव के पांचवें, उस भाव के क्योंकि किसी भी भाव का जो पांचवा है वो आप ये कह सकते हैं कि जैसे लग्न से पंचम भाव से क्या विचार किया गया, परिणाम का, तो उसी तरीके से किसी भी भाव में बैठा ग्रह उससे पांचवें घर की जब बात होगी तो उस ग्रह के भाग्य या विद्या बुद्धि विवेक, उस ग्रह के पास के सामर्थ्य की शक्ति, उस ग्रह के पास कितनी बुद्धि है, वो कितनी बुद्धिमता से फल करेगा, इसका विचार कर सकते हैं या किया जाता है। आप जब कभी भी फल कथन करने चलें तो इस बात को जरूर आवश्यकता अनुसार समझ लें, और जो ग्रह दशा में एक्टिव है उसके बारे में तो ये जरूर लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ग्रह कमजोर निकला तो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। अगर वही वो मजबूत बन के निकला है जहां ग्रह बैठा, मान लीजिए राहु की, सूर्य की दशा चली, सूर्य से पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है वो बहुत अच्छा बैठा है डिग्री के हिसाब से, तो सूर्य भी अच्छे होंगे, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। अगर चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा से 9वें और 5वें घर में जो ग्रह बैठा है वो डिग्री के हिसाब से बहुत बलिष्ठ होकर बैठा है, तो चंद्रमा की दशा निश्चित रूप से जातक के जीवन के लिए सुखदायक हो जाएगी। हम दशाओं को ऐसे समझ सकते हैं, हम ग्रहों को ऐसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारी ये कुंडली में ये ग्रह ऐसा बैठा है तो इसकी दशा ऐसी ही जाएगी। अब इसको आप अंतर में रख लें, जब आपने महादशा पे ये बात सिद्धांत लागू कर लिया कि महादशा के स्वामी से पंचम घर का अध्ययन कर लिया, तो अब आप अंतरदशा से इसे समझिए कि अंतरदशा में जो ग्रह है उससे पांचवें घर की स्थिति कैसी है, उस आधार पर आप ये निकालेंगे कि अंतरदशा कैसी जाएगी। बात है कि मैं दशाओं में यही देखना होता है, ऐसे ही ग्रह के फलादेश किए जाते हैं। महादशा से देख लिया और जब आप देखने लगेंगे ना इसको तो बहुत झट से ये बात निकल के आ जाती है। महादशा देख लिया भाई, महादशा शुक्र की है, अब झट से देख लिया कि शुक्र से पंचम भाव की स्थिति कैसी बनी है, वो ग्रह ठीक गया तो हमारे आप निर्णय इस तरफ आ गया कि हाँ शुक्र की दशा लगभग अच्छी जाएगी। अब अंतरदशा के बारे में जातक अगर पूछ रहा है तो अंतरदशा के ग्रह को देख लिया कि अंतरदशा वाले ग्रह कहाँ बैठे हैं। अब उससे पंचम और नवम भाव को देख लीजिए, अगर वहां पे दोनों ग्रह अच्छे बैठे, पंचम भी अच्छा बन गया, नवम भी अच्छा बन गया, तब निश्चित रूप से उस महादशा में उस अंतरदशा का भी फल जातक के पक्ष में आएगा। है ना ये अच्छा कार्यक्रम। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। सभी देवताओं का दक्ष प्रजापति ने खूब बढ़िया स्वागत किया। ब्रह्मदेव स्वयं स्वतः विवाह कराते हैं
और उस विवाह के आरंभ में ही भगवान गणेश की भी पूजा होती है। भगवान गणेश चतुर्भुजधारी हैं। एक भुजा से वो देवलोक की सुरक्षा करते हैं, एक भुजा से वो मृत्युलोक की सुरक्षा करते हैं, एक भुजा से वो स्वर्ग की सुरक्षा करते हैं और एक भुजा से वो नागलोक की सुरक्षा करते हैं। और भगवान गणेश साक्षात नारायण है और भगवान गणेश का जो सवारी मूसक है वो साक्षात भगवान ईश्वर का ही, वो ईश्वर ही है, भगवान नारायण ही है, वही मूसक बन के उनकी सवारी गणेश जी करते हैं। ये बात समझनी होगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम बहुत लंबा ना हो, ये मेरा विशेष प्रयास रहता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।